ओके सर, मैं इसको स्टॉप कर मैं स्टार्ट करती हूँ। सो अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। सो आज हम स्टार्ट करेंगे एमएल की जर्नी को विद नमपाई। सो बेसिकली हमारे पास ना पाइथन की कुछ लाइब्रेरीज होती हैं, और मशीन लर्निंग का मतलब ये होता है कि हमें उन लाइब्रेरीज के साथ काम करना आना आता हो। तो उन लाइब्रेरीज में मेनली जो हमारे पास लाइब्रेरीज होती हैं वो होती है पांडास, नमपाई, मैटप्लोट्लिब और साइकिट। सो इस जर्नी को शुरू करने के लिए तो हम ऐसा करेंगे, पहले नंबाई की एसेंशियल्स को देखेंगे, उसके बाद हम दूसरी लाइब्रेरीज की तरफ मूव करेंगे। सो आज का जो हमारा एजेंडा है वो ये है कि हमने नमपाई की कोडिंग पार्ट को देखना है, कैसे हम इसको यूज़ करते हैं इन एंड इसका कोड कैसे होता है और इसके कुछ एसेंशियल्स क्या हैं। ठीक है, तो इसको आज हमने कवर करना है। तो मैं अपनी स्क्रीन शेयर कर लेती हूँ, उसके बाद आपको ना एक छोटा सा ओवरव्यू देती हूँ कि नंपाई का किस लिए काम आती है, क्या यूजेज है। जी अस्सलाम वालेकुम। मैम आयशा का थोड़ा सा काम है, उनकी मीटिंग आई थी तो मैं इसको सेशन को कवर कर देता हूँ। जिस तरह मैम ने बताया कि नमपाई और पांडाज और एसक्यूएल लाइब्रेरीज हैं, इनका जस्ट हम ओवरव्यू देखेंगे और बाद में हम सुपरवाइज लर्निंग में चले जाएंगे। इसमें हम ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे। नमपाई जिस तरह मैम का मैं क्वेश्चन सुन रहा था कि मुझे कितना आना चाहिए, तो इसमें आपको जस्ट एपीआई को यूज़ करना आना चाहिए नमपाई के थ्रू। जिस तरह एपीआई क्या है, एपीआई जस्ट ये जो नमपाई डॉट अरे है ना, इसमें हम अरे क्रिएट करने के लिए यूज़ कर रहे हैं। तो इसको एक दफ़ा हम सारा गो थ्रू कर लेते हैं तो इससे आपको सारी समझ आ जाएगी। सबसे पहले कि मेरी आवाज़ आ रही है ना सबको? जी सर। यस सर। ओके ठीक है। आपने सबसे पहले जब जैसा कि मैंने कल बता दिया था कि नमपाई हम यूज़ क्यों करते हैं, राइट? तो आज हम इसका सेकंड मॉड्यूल स्टार्ट कर रहे हैं कि सबसे पहले हमने नमपाई को इंपोर्ट करना है। ये गूगल कोल ऐप के ऊपर आपको इसको इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट आप उसको इंपोर्ट कर लेंगे तो वो आपके पास आ जाएगी, राइट? तो लेट से हम एक रियल बेस सिनेरियो को लेके चलते हैं कि हमने हमारे पास दो क्वार्टर्स हैं। क्वार्टर्स मीन साल के अंदर फोर क्वार्टर्स होते हैं, एक क्वार्टर के अंदर 3 मंथ्स होते हैं, 3 मंथ्स होते हैं, राइट? तो हम हमारे पास दो क्वार्टर्स हैं और तीन जो है ना वो हमारे पास लेट मी सी मंथ्स हैं, 3 मंथ्स हैं और 2 क्वार्टर्स हैं। तो इसको हमने एक फर्स्टली एक अरे क्रिएट कर ली जिसके अंदर हमने उसकी क्वार्टर के अंदर तीनों मंथ के अंदर किसी एक प्रोडक्ट की जो प्राइस ना उसको काउंट कर लिया। फॉर एग्जांपल फर्स्ट मंथ में 10, दूसरे में 12 और तीसरे में 9 थी। इसको मैं एक रियल सिनेरियो के साथ अटैच करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो सिंपली आपने एक अभी ये 1D अरे है, वन डायमेंशनल अरे है, राइट? अगर इसको मैं प्रिंट करूंगा तो ये आपको यहाँ पे शो हो जाएगा। सबसे पहले मुझे इसको रन करना पड़ेगा। लेट मी रिकनेक्ट। हाँ ठीक है, हो गया। तो मैंने जब भी आपने नमपाई के थ्रू कोई अरे क्रिएट करनी है उसके लिए हम जो है वो नमपाई डॉट अरे और उसके अंदर उसका डाटा प्रोवाइड करते हैं जो भी अरे। लेट से अगर मैंने यहाँ पे इसके इसके अंदर कोई और वैल्यू ऐड पास करनी है तो वो भी मैं पास कर सकता हूँ, लेकिन उसकी डायमेंशन चेंज नहीं होगी। ठीक है। तो रेवेन्यू ऑफ क्वार्टर 1 एंड 2, अब अगर लेट से हमने सेकंड क्वार्टर भी ऐड करना है उसी के अंदर, एक प्रोडक्ट थी उसकी फर्स्ट मंथ में प्राइस 10 थी, सेकंड में 12 थी, थर्ड में 9 थी। अब ये लेट से जनवरी फरवरी मार्च है। अब हमने एक और क्वार्टर ऐड करना है, अप्रैल मई और जून। तो उसके लिए डिफरेंट क्वार्टर्स आ गए ना, तो उसके लिए हमने एक और सेकंड डायमेंशन भी ऐड कर दी। ठीक है। तो इसकी अगर हम इसको हम इस तरह से ऐड कर सकते हैं। अगर हम इसकी डायमेंशन देखेंगे तो वो डायमेंशन यहाँ पे हमें 2 शो हो रही है। हमने सिंपली नमपाई इंपोर्ट किया उसके थ्रू, यहाँ पे नमपाई हमने इंपोर्ट किया। उसको जब एज एन पी लिखते हैं ना तो इसका मतलब ये है कि
जो numpy की सारी लाइब्रेरी है ना वो इस np वेरिएबल के अंदर आ गई है। अब इसको मैं यहाँ पे np की बजाय कुछ और भी नेम चेंज भी कर सकता हूँ, तो मैं उस नेम को एज इट इज यूज कर लूंगा। तो उसके थ्रू np.array करेंगे तो हम अरे क्रिएट कर सकते हैं, और फिर जो वैल्यू अरे क्रिएट हुई है उसको हमने वेरिएबल में स्टोर भी करवा लिया, और उसके हम डायमेंशन भी चेक कर पा रहे हैं। तो उसमें अगर हम मजीद अरेज ऐड करते जाएंगे तो उसकी डायमेंशन इंक्रीज होती जाएगी। अगर उसमें मैं एक और एलिमेंट, इसमें एक और अरे ऐड कर दूंगा कॉमा डाल के, तो उसकी जो डायमेंशन है ना वो इंक्रीज हो जाएगी, राइट। अब इंडेक्सिंग है मतलब ये कि अगर हमने इस अरे के अंदर किसी एक स्पेसिफिक वैल्यू को गेट करना है तो आप वो भी कर सकते हैं। फाइंड रेवेन्यू ऑफ फर्स्ट मंथ ऑफ सेकंड क्वार्टर। अब हमें पता है ये सेकंड क्वार्टर है और इसका फर्स्ट मंथ कौन सा है, ये वाला है। तो इसकी वैल्यू को हमने गेट करना है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे ये जीरो इंडेक्स से स्टार्ट हो रही है, ये जीरो इंडेक्स है, ये वन इंडेक्स है। जीरो और जीरो और वन, और अगर हमने इसकी कोई वैल्यू को गेट करना है तो हम सिंपली फर्स्ट उसकी रो बताएंगे और सेकंड उसका कॉलम बता देंगे। ये यहाँ पे कौन सी रो है, ये फर्स्ट रो है, तो हमने फर्स्ट कह दिया, और कॉलम इसका कौन सा था, ये वाला कॉलम है जीरो, तो हमने इसको जीरो के साथ गेट कर लिया। अगर मैं इसको रन करूँ तो यहाँ पे 15 प्रिंट हो जाना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि ये मेरे पास 15 वैल्यू आ रही है। ये इसी को हम एपीआई कह रहे हैं। मैं जो आपको ये कह रहा हूँ ना कि हमने ये देखें एन डायमेंशन के लगाया, तो इसको मैंने एक फीचर यूज़ किया है नमपाई का, जिसके थ्रू मुझे उसकी डायमेंशन पता चल गया। तो ये एपीआई है, ये बहुत ज़्यादा है, इसको हम सबको मास्टर नहीं कर सकते। यहाँ पे सिर्फ वो बेसिक पढ़ें जिसकी हमें जब हम फीचर इंजीनियरिंग कर रहे होंगे मशीन लर्निंग के अंदर, तो जिन चीज़ों की हमें ज़रूरत पड़ेगी। अब बाज़ दफ़ा ऐसा भी होता है, लेट से हमारा जो फर्स्ट मंथ था उसकी हमने यहाँ पे डाटा लिख दिया, लेकिन हमें बाद में पता चला कि वो डाटा सही नहीं है। एक्चुअल में इसकी जो प्राइस थी वो 14 थी, 15 नहीं थी। तो हम इसको अपडेट भी कर सकते हैं। सिंपल अपडेट करने के लिए हम रेवेन्यू और उसी जो जिस इंडेक्स को वैल्यू को हमने अपडेट करना है उसको यहाँ पे गेट किया, वन फर्स्ट रो जीरो कॉलम, और वहाँ पे उसकी वैल्यू सेट कर दी। तो अब हमने वैल्यू उसकी अपडेट कर दी। अब दोबारा अगर मैं इसको रेवेन्यू को प्रिंट करूँगा तो उसका क्या होगा आंसर, यहाँ पे आप देख पा रहे हो पहले 15 था, तो अब यहाँ पे मुझे 14 शो हो रहा है। डाटा टाइप है ये एक रेवेन्यू का, हमने एक रे क्रिएट किया होता है रेवेन्यू, जिसमें हमें सारा रेवेन्यू पता चल रहा है। तो उसमें हम डाटा टाइप भी देख सकते हैं कि जो इसके अंदर जो वैल्यू स्टोर है, ये जो इसमें वैल्यू डिफरेंट टाइप की भी स्टोर हो सकती है, अरे के अंदर कोई भी वैल्यू स्टोर हो सकती है, लेकिन अभी जो हमें वैल्यू स्टोर है ना, इसकी हमने डाटा टाइप भी देखनी है, वो क्या है। यहाँ पे उसने बता दिया int 64 इसकी वैल्यू है। अब एक और इसका पैरामीटर है आइटम साइज। आइटम साइज हमें क्या बताता है, आइटम साइज बताएगा कि इसके अंदर जो वैल्यू स्टोर है उसके हर एक एलिमेंट का साइज क्या है, ठीक है। यहाँ पे इंटीजर वैल्यू स्टोर है ना, तो इंटीजर की ये जो वैल्यू है हमें बाइट में बता रही है। इंटीजर के हर वैल्यू, हर एक एलिमेंट जो है ना उसका साइज 8 बाइट है। लेकिन अगर हमने उसकी ऐसा भी पॉसिबल है, अगर हम एक अरे क्रिएट करें तो उसकी जो टाइप है वो हम खुद से सेट कर पाए। यहाँ पे पहले इंट वैल्यू थी इसकी जो टाइप थी। अब मैंने जब एक np.array करके एलिमेंट क्रिएट किया, सॉरी अरे क्रिएट किया, तो आगे मैं उसका सेकंड पैरामीटर में पास कर सकता हूँ डी टाइप। ये फर्स्ट पैरामीटर है जिसमें मैं पूरा उसकी जो वैल्यू होगी वो पास कर रहा हूँ। सेकंड पैरामीटर में, अरे के सेकंड पैरामीटर में मैं उसकी टाइप भी पास कर सकता हूँ। अगर मैं इसकी टाइप फ्लोट 64 करता हूँ, तो अब मैं दोबारा इसकी अगर टाइप चेक करता हूँ तो वो इसकी टाइप मुझे फ्लोट शो होगी, राइट। अगेन इसका मैंने यहाँ पे साइज देखा है, तो अब पहले इंट के अंदर इंट इसकी टाइप इंट थी तो उसका साइज 8 आ रहा था। अब इसका साइज चेक करते हैं कि इसका साइज हर एक एलिमेंट का साइज क्या है। अभी भी 8 है, लेकिन अगर मैं साइज यहाँ पर 16 कर दूंगा तो फिर इसकी जो टाइप है वो फ्लोट 16 कर दूंगा, तो आप यहाँ पे देखिएगा इसका साइज में चेंज आना चाहिए हर एलिमेंट की। यहाँ पे आप देखें कि जो ये जो वैल्यू अंदर स्टोर है, ये बजाय इसके कि ये 8 बाइट ही रहे, मैंने उसकी जो फ्लोट टाइप को कम किया है, तो उसके हर एलिमेंट का जो साइज है वो भी कम हो चुका है। अब मतलब ये जो वैल्यू है ये कम स्पेस लेगी मेमोरी के अंदर। इसकी जो हर एक एलिमेंट है, जो जो इंटीजर वैल्यू है ना, ये फ्लोट वैल्यू, ये कम स्पेस लेगी।
सर ये 2D अरे स्केच फॉर्म में ड्रा करे, वैल्यू किस तरह शो होगी। ओके, इसको स्केच फॉर्म में कर लेते हैं। मुझे एक ब्राउज़र चेंज करना पड़ेगा। गिव मी सेकंड प्लीज। वैसे हमारे पास अ, ये इस तरह से कॉलम है कि ठीक है। फर्स्ट यहाँ पे क्वार्टर हमारे पास शो हो रहा है, Q1, यहाँ पे Q2। अब ये वैल्यू इस तरह 2D के अंदर आएगी। ठीक है। यहाँ पे फर्स्ट आ जाएगी हमारे पास 10 की वैल्यू। इसको मुझे लिखना पड़ेगा। लेट्स से 1 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है, राइट। ये मैं सपोज कर रहा हूँ ये 10, 12 और 9 यहाँ पे आ जाएगा, और सेकंड वैल्यू यहाँ वालेकुम पे आ जाएगी। सर, आपकी स्क्रीन तो स्टक है। ओके, स्क्रीन स्टक है। मैंने वैसे फुल शेयर की हुई थी, लेकिन स्टॉप शेयर, शेयर टू। अभी स्क्रीन शो हो रही है, काइंडली कंफर्म कीजिएगा। जी सर, अब शुरू, थैंक यू। ओके। अब ये हमारे पास जो डाटा होगा ना वो इस तरह क्या आएगा। ये लेट्स से ये प्रोडक्ट 1 है और ये प्रोडक्ट 2 है। तो इसका जो फर्स्ट है, फर्स्ट वैल्यू उसको हमने 1D कह दिया, और जो उसका सेकंड वैल्यू है उसको हमने 2D कह दिया। फर्स्ट रो थी ये वाली, और ये सेकंड रो थी, ये इसके कॉलम्स हैं। ठीक है। तो इसको हमने सिंपल यहाँ पे शो किया है इस फॉर्म में। ठीक है। आई होप ये चीज़ क्लियर है। इसको हम मज़ीद आगे चलते हैं ना, तो ये चीज़ ज़्यादा अच्छे तरीके से क्लियर हो जाएगी आप लोगों की। यहाँ पे मैंने इसको एक ग्राफ में शो किया हुआ है यहाँ पर। यहाँ पे देखिए, लेट्स से हमारे पास 3 प्रोडक्ट्स हैं, आईफोन, आईपैड और मैक। और ये तीनों प्रोडक्ट्स तीन डिफरेंट, ये सारी एप्पल की प्रोडक्ट्स हैं, और ये 3 डिफरेंट कंट्रीज में उन्होंने एक ग्राफ बनाया हुआ। ये फेक डाटा है। लेट्स से पाकिस्तान के अंदर उनकी जो आईफोन की जो यूनिट्स बिके थे वो 200 मिलियन थे। चाइना के अंदर 220 मिलियन, और यूएसए के अंदर 250। ये फर्स्ट क्वार्टर के। और Q2 के अंदर पाकिस्तान के अंदर आईफोन के जो यूनिट्स बिके थे वो 209 मिलियन, 231 मिलियन और 259 मिलियन। तो इसको अगर हमने 2D की फॉर्म में शो करना है तो वो हम किस तरह से करेंगे। ठीक है, वो हम इसी तरह से करेंगे। यहाँ पर वो जस्ट उसको प्राइसेस को शो करेंगे। इसको हम मज़ीद आगे चलते हैं तो उसको मैं ज़्यादा इसको अच्छे तरीके से बयान कर देता हूँ। अस्सलाम वालेकुम, आई एम न्यू हेयर। इस कोर्स के लिए पाइथन आना ज़रूरी है। पाइथन आप साथ साथ कर लें। पाइथन के जिस यही आना ज़रूरी है कि इसमें वेरिएबल्स क्या होते हैं, इसके अंदर फॉर लूप किस तरह से लगाते हैं। ये इतनी पाइथन अगर आती है तो वो एनफ है। वरना आप साथ साथ पाइथन कर लें और साथ साथ ये कोर्स भी ले लें। मैं ये बता रहा हूँ कि अगर आप डिफरेंट कोर्सेज लेंगे ना, वहाँ पे ये जो मैं अभी आपको नम पाई के फंक्शंस बता रहा हूँ ये डिफरेंट होंगे। ये हर जगह पे डिफरेंट होते हैं। डिफरेंट इन सेंस के ये बहुत ज़्यादा ना, आप नम पाई की डॉक्यूमेंटेशन पे जाके देखोगे तो आपको सारी चीज़ें नज़र आ जाएंगी।
कि इसके इसके साथ हम क्या क्या कर सकते हैं। मकसद वो सब कुछ मेमोराइज करना नहीं है, मकसद सिर्फ ये देखना है कि इसकी क्या कैपेबिलिटीज़ हैं। मैं जो यहाँ पे कर पा रहा हूँ, ये जो हम थर्ड मॉड्यूल में देखेंगे कि हम मल्टीप्लिकेशन करके हमने पूरा उसका रेवेन्यू और डिस्काउंट्स जो भी थे उसको कैलकुलेट कर लिए सिर्फ एक छोटी सी कमांड के साथ। वो हम पाइथन की लिस्ट के साथ नहीं कर सकते, उसके लिए हमें नमपाई ही, इसी की ही ज़रूरत है। ठीक है। तो जस्ट ये आपको शो करवाने के लिए नमपाई के नमपाई हम मशीन लर्निंग के अंदर क्यों यूज़ करते हैं या इसकी क्यों ज़रूरत है, उसके लिए ये सब कुछ मैंने यहाँ पे आपके सामने लिखा हुआ है। अच्छा, अगर सॉर्ट करना है, लेट्स से हमारे पास एक रेवेन्यू है, रेवेन्यू का टेबल था। लेट्स से इसको दोबारा से ही प्रिंट कर लेते हैं, रेवेन्यू के टेबल को। ये रेवेन्यू ना, इस हमारे पास किस तरह का है, ये 2D अरे है। तो मैंने इसको सॉर्ट करना है और मैंने साथ में कह दिया एक्सिस नन। अब एक्सिस नन का मतलब क्या है, एक्सिस नन का मतलब ये है कि इसको फ्लैट कर दो। अभी इसके पास टू एक्सिस हैं, एक एक्स एक्स एक्सिस और एक वाई एक्सिस। तो जब मैंने एक्सिस एक्सिस नन कर दिया तो ये मतलब ये फ्लैट हो जाएगा और फ्लैट होकर सॉर्ट हो जाएगा। अब यहाँ पे देखें कि उसने सॉर्ट भी किया है और उसको 1D के अंदर कन्वर्ट कर दिए। ठीक है। तो यहाँ पे उसने उसके डायमेंशन बता दिए 1। अब बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि जब हम नमपाई के अंदर काम कर रहे, सॉरी मशीन लर्निंग के अंदर काम कर रहे होते हैं, तो हमें वेट्स और बायसेस को सेट करना पड़ता है। तो बाज़ दफ़ा यूजुअली जीरो रख देते हैं, कुछ रैंडम वैल्यू रख देते हैं। तो वहाँ पे हमें ये फंक्शन वैल्यूएबल है, हम यूज़ कर सकते हैं नमपाई डॉट ज़ीरो। इसका मतलब ये है 3 रोज और 4 कॉलम बनेंगे जिनमें सब की वैल्यू 0 हो। यहाँ पे आप देख पा रहे हो 1 रो, ये 2nd रो और ये 3rd रो। उसके कॉलम्स कितने हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ, फोर्थ कॉलम और 3 रो। इसको याद करने की, मैं अगेन कह रहा हूँ, याद करने की जरूरत नहीं, जस्ट आप सुन लें कि ये किस तरह से काम कर रहे हैं। अच्छा, आप काइंडली मुझे ना इंटरप्ट कर लें, चैट में हो सकता है मैं आपको क्वेश्चन मिस कर दूँ। ठीक है, आप यहाँ पे मुझे अ, पूछ लीजिएगा। अब लेट से हमने ज़ीरो की बजाय जस्ट वंस क्रिएट करनी है। जिस तरह 3 रो और फोर्थ कॉलम है उसमें सब की वैल्यू को वो 1 पॉपुलेट कर दे। यहाँ पे आप देख पा रहे हो, जहाँ पे 0 था वहाँ पे उसने 1 को अपडेट कर दिया, 1 की वैल्यू को सबको 3/4 के अंदर उसने प्रिंट कर दिया। अब ए रेंज फंक्शन क्या है, जिस तरह पाइथन के अंदर, अगर आपको पाइथन का पता है तो उसमें रेंज का फंक्शन होता है। रेंज का फंक्शन क्या करता है, 0 से लेके जो भी आप नंबर देते हो वहां तक वैल्यू को प्रिंट कर देता है। तो उसी तरह ये ए रेंज फंक्शन क्या करता है, अगर आपने 3 पास किया है तो वो, आपने हाल दो कि एक नंबर दिया है, उसने एक नंबर से पूरा अरे क्रिएट कर दिया है, वो है 0 to 2। उसने 3 को इंक्लूड नहीं किया। अब लेट से आप कह रहे हो कि मैं मुझे 10 से 20 के दरमियान नंबर चाहिए या 20 से 30 के दरमियान नंबर चाहिए। तो उसके लिए आप ए रेंज फंक्शन को 2 पैरामीटर पास करोगे, एक स्टार्टिंग वैल्यू और एक एंडिंग वैल्यू, तो उसके दरमियान वो सब एक एक अरे क्रिएट कर देगा। अब अगर आपने जस्ट उसके दरमियान नहीं, आप कह रहे हैं कि मुझे सिर्फ वो वैल्यू चाहिए 20 और 30 के दरमियान जो कि इवन है, जिसमें 2 का डिस्टेंस है, तो वो आप स्टेप भी डिफाइन कर सकते हो। अब आपने ए रेंज के अंदर 3 पैरामीटर्स पास किए। फर्स्ट वो जहाँ से वैल्यू स्टार्ट होगी, सेकंड वो जहाँ पे वैल्यू एंड होगी, वो इंक्लूड नहीं होगा, और उसमें स्टेप कितने होने चाहिए। यहाँ पे देखो 20 के बाद 2 स्टेप के बाद 22 आ गया, फिर 24 आ गया, 26 और 28। सो इस तरह से ए रेंज फंक्शन काम करता है। अब लाइन स्पेस क्या करता है, लाइन स्पेस इज अ फंक्शन जो इवनली डिस्ट्रीब्यूट कर देता है, होता इसी तरह, यही फंक्शनैलिटी है, लेकिन ये क्या करता है, अगर आप इसमें फिफ्थ पैरामीटर, थर्ड पैरामीटर पास करोगे, लेट्स से अगर मैंने 10 और 50 दिया ना, तो ये क्या करेगा, ये 50 मेरे पास वैल्यू प्रोड्यूस कर देगा 10 से लेकर 50 तक। लेकिन मैंने 5 कह दिया, तो 5 ये क्या करेगा, अब इसको हम प्रिंट कर लेते हैं। लेट्स से इसने सिर्फ 5 वैल्यू शो की है मुझे, लेकिन जो कि इवनली स्पेस्ड है। अगर मैं इसको यहाँ पे 50 वैल्यू बोलूंगा ना, तो मुझे 50 की 50 वैल्यू दे देगा
यहाँ पे सारी की सारी जिस तरह वो आ रही है, इन सब में डिस्टेंस सेम होगा, कोई एक दूसरे से आगे नहीं होगी। अगर यहाँ पे मैं कह देता हूँ मेरे पास 10 वैल्यू आए, ठीक है, तो ये 10 और 50 के दरमियान जस्ट ओनली 10 वैल्यू मुझे रिटर्न करेगा, जो कि आप एक दूसरे से बिल्कुल इक्वल डिस्टेंस पे हैं। 10, 14.4, 18.8, राइट। अगर मैं यहाँ पे 25 वैल्यूज बोलूंगा ना, तो ये मुझे 25 वैल्यू दे देगा, जो कि बिल्कुल आप एक दूसरे से इक्वल डिस्टेंस पे, इक्वली डिवाइड कर दिए। अब फ्लैटन, रीशेप और मिन मैक्स है, ये भी एक फंक्शन है। पहले हमने रेवेन्यू को यहाँ प्रिंट किया, फिर यहाँ पे फ्लैटन कर दिया। फ्लैटन में यहाँ पे देखे उसके कुछ वैल्यूज थी, 2 डायमेंशन थी, उसको इसने 1D में कन्वर्ट कर दिया। लेकिन आप ये पूछोगे कि अभी तो हमने ऐसा कुछ इससे मिलता जुलता ऊपर भी पढ़ा है। ऊपर हमने क्या पढ़ा था? ऊपर हमने सॉर्ट का फंक्शन पढ़ा था। यहाँ पे ये देखिए, सर जो ये सॉर्ट सॉर्ट। पड़ा था वो। बिल्कुल मैं बिल्कुल। यही पूछना चाह रही हाँ थी कि इसमें क्या फर्क है सॉर्टिंग और हाँ। फ्लैटन में। या हाँ, मैं बता देता हूँ। यहाँ पे सॉर्ट करते हुए अगर आपने एक्सिस नन दिया ना, तो फिर वो इसको फ्लैट करेगा, अदरवाइज वो नहीं करेगा, ठीक है। वरना उसने उसी को उसी हर एक डायमेंशन के ऊपर उसी तरह सॉर्ट कर दिया, उसने उसको फ्लैट नहीं किया। लेकिन यहाँ पे जो फ्लैटन है ना, वो सॉर्ट नहीं करता। यहाँ पे जो फ्लैट है ये उसको सॉर्ट नहीं करेगा, ये जस्ट उसको फ्लैट करेगा। ये देखें, 10, 12 और 9 था, तो 15, 11 और 13 था, उसने उसको एक डायमेंशन के अंदर जो है ना वो कर दिया, इसको कन्वर्ट कर दिया। अब एक रेवल है, रेवल भी इसी इससे मिलता जुलता है, जो कि ये दोनों फंक्शन यूज करते हैं, फ्लैटन और रेवल। रेवल यूजुअली यूज नहीं किया जाता, क्योंकि ये मेमोरी के अंदर जो है ना वो वैल्यू को अपडेट कर देता है। लेकिन फ्लैटन फ्लैटन एक नया अरे क्रिएट करता है। ओके, अगर फॉर एग्जांपल अगर आप रेवल रेवेन्यू डॉट फ्लैटन करते हो ना, तो ये एक नया मेमोरी के अंदर एक नया अरे क्रिएट कर देगा, जो कि 1 डायमेंशन है। हमारा जो ओरिजिनल रेवेन्यू था वो अपडेट नहीं होगा। लेकिन रेवल क्या करेगा? रेवल जो हमारे पास ओरिजिनल रेवेन्यू था ना, उसकी जो मेमोरी के अंदर शेप होती है ना, उसको रिटर्न करता है। वो अगर हम इसमें कोई वैल्यू चेंज करेंगे, तो वो मेमोरी के अंदर उसका जो वैल्यू को चेंज कर देगा। तो दोनों यूज़ होते हैं, डिफरेंट यूज़ केसेस पे ज़्यादातर फ्लैटन यूज़ किया जाता है, क्योंकि ये सेफ होता है हमारा, हमें डाटा लूज नहीं होता हमारा। अब रीशेप करनी है, अगर आपने आपने किसी अरे को, रेवेन्यू हमारे पास किस डायमेंशन में था, हम इसको तो यहाँ पे करते हैं। अच्छा, इसको मुझे यहाँ पे करना है। रेवेन्यू का हमने डायमेंशन देखनी है, ये 2/3 के डायमेंशन में है। अब अगर मैंने इसकी शेप को चेंज करना है, तो वो मैं कर सकता हूँ जस्ट रीशेप के फंक्शन से, रीशेप 3/2। अब यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि उसने उसी ऑर्डर में, जिस तरह ये 10, 12, 9, 15, 11 और 13 है ना, इसको इसी तरीके से उसने 10 और 12 को पहले रखा है, और 9 और 15 को सेकंड रो बना दी, और 11 और 13 को उसने थर्ड रो बना दी। 3 रो बन गई और 2 कॉलम हो गई। लेकिन अगर आप कोई ऐसी इसको रीशेप करने की कोशिश करें जो पॉसिबल नहीं है, तो वो एरर रिटर्न कर देगा, क्योंकि इससे आगे एलिमेंट नहीं है। तो अब अगर उसको आप रीशेप करने की कोशिश करोगे ना, 2 रो तो बन जाएंगी, लेकिन 4 कॉलम नहीं बन सकते। तो उसने एरर दे दी कि कैन नॉट रीशेप अरे ऑफ साइज 6 इंटू साइज 2/4। लेट से अगर हम इसको 6/1 करें, 6 रोज और कॉलम 1 हो जाए, तो क्या इसको करना चाहिए या नहीं? लेट्स सी। यहाँ पे उसने उसको कर दिया, क्योंकि हमारे पास 6 कैरेक्टर्स थे, 6 इंटीजर वैल्यू थी, तो उसने उसको 6 रोज में कन्वर्ट कर दिया और कॉलम एक बना दिया। अगर मैं इसको 1 बोलूँ, 1 रो और 6 कॉलम, 1 रो और 6 कॉलम हो, तो वो इसको कर कर देगा। लेकिन अगर मैं 1 रो और 7 कॉलम बोलूँगा ना, तो ये पॉसिबल ही नहीं है, इसको एरर शो करना चाहिए। ठीक है, आपको समझ, आई होप कि आपको इसकी समझ आ गई। अब रेवेन्यू डॉट मीन क्या करता है? रेवेन्यू डॉट मीन हमारे जो सारे रेवेन्यू के अंदर जो सबसे मिनिमम वैल्यू है ना, उसको ये रिटर्न कर देता है। हमारे पास रेवेन्यू है, इसमें सबसे मिनिमम वैल्यू कौन सी है? ये 9 वाली। तो इस सारे रेवेन्यू में से हमें ये बता देगा कि अच्छा, आपकी ये दोनों क्वार्टर के अंदर सबसे जो कम वैल्यू थी वो कौन सी थी। उसने मुझे 9 रिटर्न करवा दिया। ये देखें, ये नमपाई हमें ये सारी फ्लेक्सिबिलिटी देता है, ये हम पाइथन की लिस्ट के साथ इतना ज़्यादा कर नहीं सकते।
तो इसका एक बेनिफिट जो हमने कल पढ़ा था कि ये बहुत कन्वीनियंट है नंबर्स के साथ डील करने के लिए। तो उसकी यही रीज़न है कि हमारे पास इतने ज़्यादा फंक्शंस हैं कि हम बड़ी आसानी के साथ और ये सी प्लस प्लस के ऊपर लिखा हुआ है, सी प्लस प्लस की हेल्प के साथ, तो इस वजह से ये बहुत फास्ट भी है, डायरेक्ट मेमोरी के अंदर इसका कनेक्शन है। अगर हमने मैक्सिमम वैल्यू लेनी है तो मैक्सिमम आप देख पा रहे हो कि हमारे पास 15 मैक्सिमम है। सिंपली अब सम करना है आपने, सारी वैल्यूज को आपने आप आपस में सम करना है। तो लेट्स सी, रेवेन्यू डॉट सम है ना। तो अगर हमने इसको सम करना है तो क्या करता है, इसमें देख लेते हैं, सारी की सारी वैल्यू को उसने सम कर दिया। किस तरह? फॉर एग्जांपल, आपका जो बिजनेस पार्टनर है वो कहता है कि आप ऐसा करो, जितने जो दोनों क्वार्टर्स है ना, दोनों क्वार्टर्स के जो हर मंथ की आपस में जो वैल्यू है, फॉर एग्जांपल फर्स्ट क्वार्टर के फर्स्ट मंथ को सेकंड क्वार्टर के फर्स्ट मंथ के साथ ऐड करके मुझे बताओ कि क्या रिजल्ट आ रहा है। तो रेवेन्यू सम अगर आप उसमें एक्सिस जीरो कर दोगे ना, तो ये वर्टिकली सम करेगा। 10 को 15 के साथ सम किया तो 25 आ गया, 12 को 11 के साथ सम किया तो 23 आ गया, 9 को 13 के साथ किया तो 22 आ गया, राइट। लेकिन अगर वो कहता है कि आप ऐसा करो कि मुझे फर्स्ट क्वार्टर की सारी जितनी भी सेल्स हुई हैं वो, और सेकंड क्वार्टर की सारी जितनी सेल हुई हैं वो मुझे वो बता दो। तो आप क्या बोलोगे, आप रेवेन्यू डॉट सम और एक्सिस वन कर दोगे, सिर्फ एक कमांड के साथ आपने क्या किया, जितनी भी सेल्स ना उसको आपने सम कर दिया। अब एक्सिस जब वन करते हैं तो वो इसको हॉरिजेंटली सम करता है। आप 10 प्लस 12 प्लस 9 करेंगे तो वो 31 आ जाएगा, और 15 प्लस 11 प्लस 13 करेंगे तो वो 39 आ जाएगा। ठीक है, एक्सिस जीरो लगाने से वो वर्टिकली सम कर रहे हैं और एक्सिस वन लगाने से वो हॉरिजेंटली सम कर रहे हैं। और इसमें फॉर लूप के थ्रू आप उसकी हर रो को गेट भी कर सकते हैं। इसके ऊपर फॉर लूप भी लग जाएगी। रेवेन्यू के अंदर हमारे पास लाइक दो रो थी ना, तो उसने दो टू रोज ही हमें प्रिंट कर दी। इसके ऊपर अगर हमने कोई एक स्पेसिफिकली ऑपरेशन परफॉर्म करना है हर रो के ऊपर, तो वो हम कर सकते हैं। दिस इज द ब्यूटी ऑफ नमपाई। और सिमिलरली अब आपने सारी वैल्यू जितनी भी उसके अंदर वैल्यूज हैं उसका अगर आपने स्क्वायर रूट लेना है तो सर ये आप वो लूप भी का ले। दोबारा बता सकते हैं? जी जी। लूप में हमारे पास जो रेवेन्यू है ना, रेवेन्यू के अंदर हमें पता है कि 2 रोज हैं और 3 कॉलम्स हैं। ठीक है, तो ये हमें फॉर लूप के थ्रू हम उसकी हर रो को एक्सेस कर सकते हैं। हर रो, अगर आपको फॉर लूप का नहीं पता तो इसको इतना ज़्यादा कंफ्यूज करने की जरूरत नहीं है। ये जस्ट मैंने यहाँ पे लिखा था कि ये नमपाई कितना फ्लेक्सिबल है, कि हमें कितनी ज़्यादा फंक्शनैलिटी प्रोवाइड करता है। अगर आपने यहाँ पे लिखना है, लेट्स से मैं इसके अंदर रेवेन्यू के अंदर एक और क्रिएट कर देता हूँ जस्ट टू शो यू रेवेन्यू किधर है। एक और यहाँ पर मैं शो कर देता हूँ। तो अब मुझे इसने यहाँ पे मैं फॉर लूप के अंदर उसकी जो हर रो है ना उसको गेट कर पा रहा हूँ। हर रो के हर लूप के थ्रू यहाँ पे मैं बोलूँगा कि यहाँ पे अगर मैं इसको मुझे काउंटिंग करनी है, तो अगर मैं यहाँ पे बोलूँगा काउंट, इसको मुझे काउंट को, ठीक है। तो हम ये देखते हैं कि क्या, अब यहाँ पे देख रहे हो कि मुझे फर्स्ट रो ये जीरो, ये फर्स्ट रो थी, ये सेकंड रो थी और ये थर्ड रो थी। मुझे तीनों रो मिल गई हैं। अब मुझे लेट्स अगर किसी एक स्पेसिफिक रो के ऊपर कोई ऑपरेशन परफॉर्म करना है, मैं इसको इंडेक्स के थ्रू नहीं गेट करना चाह रहा। मुझे मुझे पता है कि मुझे रो के साथ ही कोई ऑपरेशन परफॉर्म करना है, तो मैं उस सारी रो को इस फॉर लूप के थ्रू भी गेट कर सकता हूँ। वरना तो अगर आपने इसके रोज के एलिमेंट को गेट करना है तो क्या उसका सिंटैक्स है वो हम किस तरह करते हैं, रेवेन्यू स्लैश यहाँ पे रो और सॉरी ये ब्रेसिस और यहाँ पे कॉलन आ जाएगा। इस तरीके से हम गेट करते हैं। लेकिन अगर आपने रोज को गेट करना है जस्ट, तो आप फॉर लूप के थ्रू भी कर सकते हैं। आई होप ये क्लियर है। सर हम सम में एक्सेस के अलावा भी कोई और पैरामीटर यूज कर सकते हैं? सम में एक्सेस के अलावा इसको एक्सप्लोर कर सकते हैं हम। आई मुझे लगता है कि हम यही करते हैं। आप आपको हमेशा जब भी आपको कोई चीज़ पूछनी है तो आप गूगल से सर्च करें। तो इसको पैरामीटर्स,
सर क्योंकि ये जो हमारे पास अरेज होती हैं इसमें नमपाई के अंदर से रोज एंड कॉलम्स में हमारे पास डेटा हो जाता है ना। तो जीरो जो है वो रोज को रिप्रेजेंट कर रहा है और वन कॉलम्स को। तो जीरो से मुराद बिल्कुल। है कि जितनी रोज हैं उन सबको ऐड कर देगा, सम कर देगा। और वन से मुराद है कि जितने कॉलम्स हैं उन सबको ऐड कर देगा। तो रोज एंड कॉलम्स में ही होता है, इसीलिए जीरो वन यूज होता है इधर। बिल्कुल। लेट्स अगर हम कोई भी इसमें पैरामीटर पास नहीं करते तो ठीक है, उसने सब का सम मुझे करके दे दिया है, ना रो ना कॉलम, सब सारे के सारे का उसने मुझे सम कर दिया। तो हम इसको ब्लैंक भी छोड़ सकते हैं अगर हमें सब का सम चाहिए मुझे। ठीक है। अगर हमने सारे जितने भी उसके अंदर ये डायमेंशन है उसमें भी उस। पॉसिबल होगा ना, जब हमारे पास डेटा अगर ज्यादा हो तो उसमें हम इसको रोज और कॉलम्स एक साथ पास कर सकते हैं कि हमें कितनी रोज और कितने कॉलम्स चाहिए। हम्म। ऐसे ही। राइट। यहाँ पे हम इसका स्क्वायर रूट भी ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल 1 4 और 16 है, इसका स्क्वायर रूट क्या आएगा? 1 2 और 4। और अगर हमने इसका स्क्वायर लेना है, जस्ट स्क्वायर, जितनी भी हमारे पास वैल्यूज है हम एक ही स्टेप में उसका स्क्वायर ले पा रहे हैं। तो इतने ज़रा, लेट्स से हमारे पास थाउजेंड्स ऑफ इसके जो ना इसके अंदर रोज एंड कॉलम्स हैं। तो अगर हमारे पास, अगर हमने उसका स्क्वायर रूट लेना है या स्क्वायर लेना है तो कितनी आसानी के साथ हम वो कर पा रहे हैं। ये सब नम पाई के थ्रू होता है। स्टैंडर्ड डेविएशन भी अगर हमने कैलकुलेट करना है तो इसमें एक और इसको थोड़ा सा जो इसके मैट्रिक्स ऑपरेशन है जो मशीन लर्निंग के अंदर हम यूज़ करते हैं वो भी मैं आपको बता देता हूँ, हमारे पास टाइम थोड़ा है। यहाँ पे जैसे मैंने आपको ये फेक डाटा का मतलब बताया था कि 3 प्रोजेक्ट्स हैं, 2 क्वार्टर्स हैं और 3 ही कंट्रीज हैं। इसको भी हम जल्दी से थोड़ा सा रिव्यू कर लेते हैं। ये हमारे पास जो रोज हैं वो प्रोडक्ट को शो कर रही हैं और ये जो कॉलम है ना वो हमारे कंट्री को शो करते हैं। तो लेट्स से बिजनेस पार्टनर आपका जो जो आपके साथ काम कर रहे हैं वो कह रहे हैं कि हमें बताओ कि दोनों क्वार्टर्स में कितनी सेल्स हुई हैं सारी ओवरऑल। तो आप सिंपल क्या करोगे, Q1 + Q2, इसको मुझे कनेक्ट, हाँ कनेक्टेड है। डज नॉट मैटर कि उसके अंदर कितनी ज़्यादा वैल्यूज है, जस्ट आपने Q1 Q2 किया, उसने बता दिया कि हमारे पास हर एक प्रोडक्ट का उसने सम करके बता दिया। अब लेट्स से आपने ये देखना कि ग्रोथ कितनी हुई है क्वार्टर 2 के अंदर। तो आप ये देख दोगे Q2 - Q1। आप Q2 - Q1 करोगे ना तो फर्स्ट क्वार्टर में, क्वार्टर 2 में जो 209 मिलियन सेल्स हुई थी वो क्वार्टर 1 में जस्ट 200 मिलियन थी। तो आपने ये देख लिया कि इसमें जो Q2 में जो इजाफा हुआ है वो 9 मिलियन का इजाफा हुआ है। सिमिलरली हर प्रोडक्ट का आपने उसको बता दिया कि अच्छा इतने मिलियन का इजाफा हुआ है। अगर वो पूछते हैं कि अच्छा हमें ये बताओ कि ग्रोथ रेट क्या था, परसेंटेज क्या थी, किस परसेंटेज के साथ इसमें ग्रोथ रेट में इजाफा हुआ था, तो इसका फार्मूला हमें पता है कि जो ग्रोथ हुई है उसको मल्टीप्लाई करो 100 के साथ, डिवाइडेड बाय Q1। Q2 के अगर हमने ये देखना है कि Q2 के अंदर कितनी ग्रोथ हुई है, कितने परसेंटेज, इसकी परसेंटेज निकालनी है तो उसका ये फार्मूला है। तो हमने सिंपली ये फार्मूला लगा के ये बता दिया कि जो हमारी फर्स्ट प्रोडक्ट थी उसकी जो सेल्स में जो परसेंटेज थी वो 4.5 थी। ये आप देख पा रहे हो कि ये सारी डाटा साइंटिस्ट की जो जॉब है ना उसके इस तरह के काम होते हैं। तो वो भी अगर आपने डाटा साइंसिस के जॉब करनी है, लाइक अगर कोई आपने टास्क करना है, क्योंकि डाटा के साथ अगर हम मैनेज कर रहे हैं तो मशीन लर्निंग के साथ हमें डाटा के साथ मैनेज करना आना चाहिए। तो दैट्स वाई NumPy इज़ नेसेसरी फॉर यू। जितनी आप यहाँ पे अंडरस्टैंड कर रहे हो ना इतनी एनफ है। वक्त के साथ साथ जैसे जैसे आपको कोई भी एपीआई, इसको मैं एपीआई कहता हूँ कि जो भी आपको अगर एपीआई देखनी है तो एपीआई अंडरस्टैंड करना स्मार्टनेस नहीं है। एपीआई याद करना स्मार्टनेस नहीं है, सिर्फ आपको ये पता हो कि कौन कौन सी इसकी कैपेबिलिटीज़ हैं, हम इसके साथ क्या क्या कर सकते हैं NumPy के साथ, जिससे आपको वो पता होना चाहिए। क्योंकि जैसे ही आपको ज़रूरत पड़ेगी तो आप उसको गूगल से सर्च करके भी सिंटैक्स यूज़ कर सकते हैं। ठीक है। तो लेट्स से ये हमारे पास सिर्फ प्रोडक्ट्स हुई थी, इसकी सेल्स हुई थी। तो अब हमने उसका रेवेन्यू कैलकुलेट करना है। तो रेवेन्यू कैलकुलेट करने के लिए हमें उसकी प्राइसेस का भी पता होना चाहिए। तो हमने डाटा मंगवाया उसके अपने फाइनेंशियल जो पार्टनर है कि हमें हर प्रोडक्ट की प्राइस बता दो। तो उसने हमें ये प्राइसेस का डाटा रिटर्न किया। अब हमने क्या किया, रेवेन्यू कैलकुलेट करने के लिए क्वार्टर 1 का रेवेन्यू कैलकुलेट करने के लिए प्राइसेस के साथ मल्टीप्लाई कर दिया। तो हमारे पास क्वार्टर 1 का जो ओवरऑल रेवेन्यू था वो आ गया। उसका मतलब ये है कि यहाँ पे 200 मिलियन उसकी
उसका रेवेन्यू आया है सिर्फ एक प्रोडक्ट का, ये फर्स्ट क्वार्टर के अंदर, किसी एक स्पेसिफिक कंट्री के अंदर, राइट। आपने दूसरे, अब लेट से रेवेन्यू तो हमारे पास आ गया, बट हमने क्या करना है, हमने ये देखना है उन हर प्राइस के ऊपर डिस्काउंट भी था। लेट से डिस्काउंट था 20%, तो 20% को हमने जो है वो नंबर में कन्वर्ट किया, 0.2, और उसको जो क्वार्टर वन का रेवेन्यू था ना उसके साथ मल्टीप्लाई करा दिया, तो हमें उसने डिस्काउंट के बाद जो हमारा नेट रेवेन्यू था वो भी हमें दे दिया। ये यहाँ पे सिर्फ रेवेन्यू कैलकुलेट हुआ है कि सॉरी, ये टोटल डिस्काउंट कितने दिए थे, कितनी वैल्यू के डिस्काउंट हमने दिए थे। अगर आपने नेट रेवेन्यू कैलकुलेट करना है तो जो टोटल रेवेन्यू था उसमें से जो डिस्काउंट थे उसको हमने माइनस कर दिया है, तो हमारे पास जो ओवरऑल हमारा प्रॉफिट है वो हमें पता चल गया। अब या लेट फिर से, डायरेक्ट या फिर जी डायरेक्ट जी, 0.2 की बजाय हम 0.8 से कर लें तब भी हमारे पास ये वैल्यूज आ जाएंगी। बिल्कुल। ये मैटर यहाँ पे जस्ट आपको अंडरस्टैंड करने का समझाना मकसद था कि डिस्काउंट कोई भी हो सकता है ना, आप उसको मल्टीप्लाई करें और हमारा वैल्यू आ जाएगी। अब आपने ओवरऑल रेवेन्यू जो है ना उसका सम देखना है। आपने बोला कि अच्छा दोनों क्वार्टर्स में कितना हमारे पास, अच्छा ये दोनों क्वार्टर में या एक क्वार्टर में नेट रेवेन्यू, ये जस्ट एक क्वार्टर में। अब आपने ये देखना है कि एक क्वार्टर के अंदर टोटल रेवेन्यू कितना था, तो उसके लिए जो हमने नेट रेवेन्यू कैलकुलेट किया हुआ था डिस्काउंट को माइनस करने के बाद, उसका जस्ट आपने सम निकाल लेना है। तो यहाँ पे हमने उसने टोटल बता दिया 22,568 मिलियन आपका टोटल प्रॉफिट आया है। और अगर आपने सिर्फ क्वार्टर वन का देखना है, डिस्काउंट कितने थे आपने दिए थे, सिर्फ क्वार्टर वन में डिस्काउंट कितने दिए थे, वो 5,642 मिलियन डॉलर के आपने जस्ट आपने डिस्काउंट्स दिए थे। तो ये सारी चीज़ें आप इसके थ्रू कैलकुलेट कर पा रहे हैं। अब ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ है डॉट प्रोडक्ट्स, क्योंकि हम मशीन लर्निंग करने वाले हैं। तो मशीन लर्निंग में क्या होता है, मशीन लर्निंग में हमें जब मॉडल को ट्रेन कर देते हैं ना, तो मॉडल हमें कुछ वेट्स देता है और बायसेस देता है। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास डाटा है, फीचर, ये एक घर की आपने प्राइस को प्रेडिक्ट करना है। तो एक घर है जिसके 2000 फीट उसका जो स्क्वायर है, स्क्वायर फीट है, और उसके जो अंदर रूम्स हैं वो 3 हैं। दूसरा घर है उसका 1800 उसके स्क्वायर फीट्स हैं और 2 रूम्स हैं। अब ये हमारे पास डाटा है, हमने एक मॉडल को ट्रेन किया हुआ है, और मॉडल ने ट्रेन करने के बाद हमें कुछ वेट्स रिटर्न किए। वो वेट्स क्या थे, 150 और 5000, ठीक है, 50,000। तो यहाँ पर अगर हमने इन वेट्स की बेस पे ये एस्टिमेट लगाना है कि इन घर की क्या प्राइस होगी, उसके लिए सिंपल फार्मूला पता है क्या, आप 150 को 2000 के साथ मल्टीप्लाई करते हो, प्लस 50,000 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करते हो। जिस तरह मल्टीप्लाई 150 प्लस, ये फार्मूला इसको हम जब करेंगे ना लीनियर रिग्रेशन, उसमें आप देखेंगे भी ये हो जाएगा 3 × 50,000, ऐसे ही है। तो ये कितना शो करेगा यहाँ पे रिटर्न, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं 45। लेकिन अगर यहाँ पे इसको हमने मल्टीप्लाई करना है आपस में, जस्ट हम डॉट प्रोडक्ट लगाएंगे, NP डॉट डॉट, उसमें जो फीचर्स थे और जो वेट हैं वो हम पास कर देंगे, तो वो हमें वैसे ही दोनों जो उसकी जो हाउसेस की प्राइस है ना वो हमें बता देगा। जो मॉडल ने हमें वेट्स रिटर्न किए थे उसकी बेसिस पे हमने इन दोनों हाउसेस की प्राइस को प्रिडिक्ट कर लिया है। इसके चूंकि रूम्स भी ज़्यादा थे और स्क्वायर फीट भी ज़्यादा थे, तो इसकी प्राइस थोड़ी सी ज़्यादा है। और ये जो इसका रूम भी तो एक कम था और थोड़ा सा स्क्वायर फीट भी कम था, तो इसकी प्राइस भी कम है। तो ये डॉट प्रोडक्ट आप देख पा रहे हो कि हम मशीन लर्निंग के अंदर किस तरह से यूज़ करते हैं। ऑल्दो के हम एस्केलेंट के साथ इसको कर लेंगे, हम नमपाई का हो सकता है ये फीचर यूज़ भी ना करें, लेकिन अंडरस्टैंडिंग के लिए लेट्स से अगर आपको फ्यूचर में अपनी एक एस्केलेंट जैसी लाइब्रेरी बनानी पड़ जाए, क्योंकि आपने क्लेम किया हुआ कि आपको मशीन लर्निंग आती है, तो आपको प्रोग्रामिंग आती है, तो आपको वो भी बनानी आनी चाहिए। तो उसके लिए आपको नमपाई और इसके जो बिहाइंड द सीन चीज़ें हो रही हैं तो वो आपको पता होना चाहिए। आप सिमिलरली अगर आपने कोई क्रॉस प्रोडक्ट लेना है, क्रॉस प्रोडक्ट हम यूजुअली बहुत कम यूज़ करते हैं, यूजुअली मशीन लर्निंग के अंदर ये डॉट प्रोडक्ट ही यूज़ होता है। लेकिन नमपाई के अंदर अगर आपने क्रॉस प्रोडक्ट लेना है दो मैट्रिक्स का, आपको पता है मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करने के लिए हम क्रॉस प्रोडक्ट्स भी लेते हैं, तो जस्ट आप NP डॉट क्रॉस लगाएंगे, तो वो हमें उसका क्रॉस प्रोडक्ट भी फाइंड कर देगा। ओके, यहाँ तक कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ लें प्लीज़।
यहाँ पे हमने कोई ऐसी टेक्निकल चीज पढ़ी नहीं है जिसकी आपको समझ ना आई हो। ये स्लाइड्स हैं जो है ना, वो आप एक दफ़ा दोबारा गो थ्रू कर लीजिएगा, इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा तो आपको अच्छे से समझ आ जाएगी। अगर आपको कोई किसी एपीआई की समझ नहीं आई तो आप उसको गूगल से भी सर्च कर सकते हैं। यस सर, आप पूछ लें क्वेश्चन। अच्छा, डॉट एंड क्रॉस प्रोडक्ट। डॉट प्रोडक्ट, आई थिंक इसका तो कोई मैथ का जो है वो अच्छे से बता सकता है दोनों में डिफरेंस क्या है, डॉट और क्रॉस में। डॉट में तो हमने सिंपल, हमें पता चल गया कि हमने वैल्यूज को आपस में मल्टीप्लाई करना है, तो उसके लिए हमने डॉट प्रोडक्ट ले लिया। सिंपल, उसने डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर दिया, जो सिंपल मल्टीप्लिकेशन होती है उसको हम डॉट कह दिया। क्रॉस को अगर हमने मैट्रिक्स को आपस में मल्टीप्लाई करना हो ना, इसका आई थिंक फॉर्मूला होता है। आई एम नॉट श्योर, मैं गलत यहाँ पे नहीं बताना चाह रहा। अगर कोई है मैथ का जिसको पता है कि क्रॉस फंक्शन किस लिए, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हम किस लिए यूज़ करते हैं, तो आप काइंडली बता दें। ओके, ये मैं शेयर कर दूंगा आपके साथ। तो डॉट प्रोडक्ट में जो है ना वो स्केलर प्रोडक्ट होता है, तो उसकी डायमेंशन सेम होती है। क्रॉस प्रोडक्ट की जो है ना वो साथ में डायरेक्शन भी होती है। सॉरी, ये रिपीट कीजिएगा। डॉट प्रोडक्ट जो है ना बेसिकली ना ये स्केलर प्रोडक्ट होता है, ये स्केलर क्वांटिटीज में होता है। लेकिन ये जो क्रॉस बिल्कुल। प्रोडक्ट होता है ना ये वेक्टर्स का होता है, जिस तरह ये टू डी अरेज हो गया, ये इस तरह से ये इनके हाँ दरम्यान जो होती है ना मल्टीप्लिकेशन, उसको क्रॉस प्रोडक्ट कहते बिल्कुल। हैं। यहाँ पे मैट्रिक्स के दरमियान मल्टीप्लिकेशन के लिए क्रॉस प्रोडक्ट, और यहाँ पे जिस तरह वैल्यूज के दरमियान हमने यहाँ पे मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो उसके लिए हमने डॉट प्रोडक्ट यूज़ की। ये याद रखने के लिए एक अच्छी वैसे हिंट है। अच्छा सर, एक्चुअली में यहाँ पे इसको पढ़ाने का मकसद यही है कि आपको किसी भी किस्म के जो क्वेश्चन है ना उनका, मशीन लर्निंग के कोई भी आपको क्वेश्चन है उसका आंसर पता चल जाए। लाइक जस्ट ये कोर्स लेने से आप इस काबिल नहीं हो जाएंगे जब तक कि आप प्रैक्टिस ना करें। जो भी यहाँ पे पढ़ाया गया, अगर आप उसकी प्रैक्टिस करते हैं तो फिर डेफिनेटली आप इस काबिल हो जाएंगे कि आपको कहीं ना कहीं इंटर्नशिप या जॉब वगैरह मिल जाए। ये तभी मिलती है जब आपकी जो है ना वो अंडरस्टैंडिंग खुद की होती है। आप वो किस तरह से आती है, जब आप खुद प्रोजेक्ट्स करते हो, आप उसकी जो रियल यूज़ के समझते हो कि मार्केट के अंदर हम ये कहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, मैं कहाँ पे वैल्यू ऐड कर सकता हूँ। तो उसके लिए आप हैकाथॉन्स ज्वाइन करें, डिफरेंट प्रोजेक्ट्स करें। और अगर आप स्पेसिफिकली जॉब को टारगेट करना चाह रहे हैं तो फिर आप मशीन लर्निंग के इंटरव्यू क्वेश्चन भी देखें। तो वो क्वेश्चन की जो किस तरह से अंडरस्टैंड करना है वो इंशाल्लाह इस कोर्स के बाद आपको पता चल जाएगा। लेकिन उसके बाद भी थोड़ा सा आपको एफर्ट डालनी पड़ेगी, बट आप इस काबिल हो जाएंगे कि आप ट्रैक पे चलना शुरू कर दें। सर वो क्वेश्चन कहाँ से अप्रोच कर सकते हैं? अ, वो क्वेश्चन मैं भी शेयर कर दूंगा, वरना आप मशीन लर्निंग के कोर्स क्वेश्चन जो है ना वो इंटरव्यू क्वेश्चन, वो तो अवेलेबल होंगे इंटरनेट पे। लेकिन वो मेरे पास भी पड़े हुए हैं, मैं वो भी आपके साथ इंशाल्लाह शेयर कर दूंगा कोर्स के एंड पे। थैंक यू सर। परफेक्ट। आई होप कि आप आज आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिला होगा। सडन मैम आयशा जो उन्होंने ये प्रिपेयर किया हुआ था, बट उनका एक उनकी मीटिंग थी अर्जेंटली, दैट्स वाई मुझे कवर करना पड़ा। कल इंशाल्लाह हम सर नहीं, पांडास। आपने बहुत अच्छे से समझाया है। नंपाई मैंने किया हुआ है कई प्लेटफॉर्म से, लेकिन आपका माशाल्लाह डिफरेंट है। मुझे मतलब और चीजें क्लियर हुई हैं, वर्थ इट था। थैंक यू सो मच। थैंक यू मैम फॉर योर फीडबैक। इसमें हम कल इंशाल्लाह पांडास को कवर करेंगे। यस, ये 4 वीक है। इसको हम जो ना ज़्यादा लंबा नहीं खींचना चाह रहे, क्योंकि ज़्यादा लंबा हो जाएगा तो वो जो स्टूडेंट्स हैं वो भी बोर हो जाते हैं कि हम पढ़ी जा रहे हैं, कोई आउटपुट नहीं मिल रही। और मेरी कोशिश थी कि हम इसको 3 वीक्स के अंदर कवर कर लें, लेकिन वो बड़ी मुश्किल से हमने 4 वीक के अंदर इसको एडजस्ट किया है। तो आज भी जो नमपाई के कुछ कंसेप्ट थे, जो मैंने यहाँ पे फोर्थ मॉड्यूल था, इसमें भी हमने कवर करने थे, जिसमें हमने स्लाइसिंग और स्टैकिंग भी पढ़ना था। बट ड्यू टू लैक ऑफ शॉर्टेज ऑफ टाइम तो हम इसको नहीं कर सके। मैं सारी जो स्लाइड्स हैं, सॉरी ये कोलैप्स फाइल है, ये आपके साथ शेयर कर दूंगा, आप इसको प्रैक्टिस कीजिएगा। कल से हम चले इसको पांडास को, फिर परसों एसके लाइब्रेरी को कवर करके
मंडे से हम सुपरवाइज लर्निंग पे जाएंगे। सर जी जी। आवाज़ आ रही है? यस आ रही है। जी सर, मैं आपको कह रहा हूँ ना कि मशीन लर्निंग के अभी तक मतलब जितने मैंने 5-6 एल्गोरिथम्स देखे हैं ना, तो मतलब मुझे उनकी कोड की भी समझ आती है, थ्योरी की भी। तो उस हिसाब से मैं कह रहा हूँ, इन केस अगर मतलब इतनी अंडरस्टैंडिंग मेरी हो कि मैं कोड भी मतलब समझ सकता हूँ, थ्योरी को भी, तो फिर उस हिसाब से मतलब इंटर्नशिप की बात कर रहा हूँ, जॉब की, तो फिर लग जाएगी इंशाल्लाह। वैसे मतलब हाँ सजेशन दे रहा हूँ। सर, अगर आपको कुछ भी नहीं आता तो फिर भी आपकी लग जाएगी, अगर आपके अंदर पैशन है। ये डिपेंड करता है आपके पास आप कितनी शिद्दत से जॉब ढूंढना चाह रहे हैं। बाज़ ऐसे लोग होते हैं जिनके पास स्किल्स होती हैं लेकिन वो अप्रोच नहीं करते और उनको नहीं मिलती। बाज़ ऐसे होते हैं जिनको सिर्फ अंडरस्टैंडिंग होती है और वो कॉन्फिडेंट होते हैं, बेसिक कंसेप्ट की अंडरस्टैंडिंग, और वो कॉन्फिडेंट होता है कि हमने चाहिए, तो वो बड़ी लगन के साथ जो ना वो जॉब को सर्च करने की कोशिश करते हैं। तो जॉब एक ऐसी चीज़ है जिसको आप जितनी ज़्यादा एफर्ट डालेंगे, नेटवर्किंग में ज़्यादा लोगों को अप्रोच करोगे, तो वो मिल जाएगी। जब मुझे पहली जॉब मिली थी तो मुझे वो स्किल नहीं आती थी, टू बी वेरी ऑनेस्ट। मुझे फुल स्टैक डेवलपर की जॉब मिली थी, एज अ बैकएंड डेवलपर मैं ज़्यादा काम करता था, लेकिन मैंने पहले कभी बैकएंड पे काम नहीं किया हुआ था। क्यों? क्योंकि मैंने सर्च किया था। तो जॉब इज नॉट कि आपको वो चीज़ आती है या नहीं। जॉब ये है कि आपको जस्ट बेसिक अंडरस्टैंडिंग है और आप कितना ज़्यादा सर्च करते हो, कितना ज़्यादा नेटवर्किंग करते हो। आई होप कि आपको मैंने क्लियर कर दिए। हाँ बिल्कुल आप कर सकते हैं, शॉर्ट आंसर ये है कि आप बिल्कुल कर सकते हैं। अगर आपको कोड की समझ आ रही है और एल्गोरिथम की समझ आ रही है तो बस यही चाहिए होता है, और तो कुछ नहीं, इससे ज़्यादा आप कुछ कर नहीं सकते। आप जैसे जॉब में जाके एक्सपोजर लेंगे तो फिर ही आपकी मजीद स्किल्स बढ़ेंगी। अकेले बैठ के आप सिर्फ यही कर सकते हैं कि उसकी कोड की अंडरस्टैंडिंग करनी है, एल्गोरिथम्स की अंडरस्टैंडिंग करनी है। जी सर। बस सर यही मतलब मुझे ये है कि अंडरस्टैंडिंग हो जाती है हर एल्गोरिथम होना, तो मैं उसको मतलब ये कि समझ लेता हूँ, थ्योरी कोड का मतलब ये। परफेक्ट। तो योर क्वेश्चन अगर नहीं है तो हम इसको स्टॉप करते हैं। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग। अल्लाह हाफिज़।